હા ઓકે, મારો અવાજ આવે છે? હા હા આવે છે, આવે છે, આવે છે. ઓકે હું આ બંધ કરું. ગુરુવંદન સાહેબજી. ઈચ્છામી ખમાસમણો વંદિયું જાવણી જાય એની સિહી આયે મથયેણ વંદામી. ઈચ્છામી ખમાસમણો વંદિયું જાવણી જાય એની સિહી આયે મથયેણ વંદામી. इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाज सुख संजम यात्रा निर्वहो चोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देजोजी. इच्छामी खमासमणो वंदी उज्जावणी जाय निसी आए मथयेण वंदामी. इच्छा कारेण संधि सह भगवान अबोठ्योमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनये वेया वच्चे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीणम सुमं वा बायरं वा तुभ्ये जाणः अहं न जानामि तस्सम इच्छामि दुक्कडम. सुखसातामा साहेबजी. इच्छामी खमासमणो वंदी उज्जावणी जाय निसिहि आये मथयेण वंदामी. इच्छा कारेण संधि सह भगवान वायना संधि साव इच्छम. इच्छामी खमासमणो वंदी उज्जावणी जाय निसिहि आये मथयेण वंदामी. इच्छा कारेण संधि सह भगवान वायना लेशु इच्छम. इच्छामी खमासमणो वंदी उज्जावणी जाय निसिहि आये मथयेण वंदामी. इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशो जी. नमो हरियंदाणं सिद्धाणं नमो हरियं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसारुणं एकसुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलां च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्. जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जगबंधो जय जगपियाम जय सुयाण भव तीर्थयाराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महत्वा महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्वज्ञं विष्णुपावनं शंखेश्वर पुरुषं पार्श्वनाथं नमामि. सर्वारिष्टविनाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने. अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकं नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद. मथयेण साहेब जी. धर्म लाभ. ऐसे होता है. बोलो ऐसा मैंने शो देखा है कि आप क्या समझ सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है? साहिब जी शरीर उद्गल लिखा है, एक वर्ण
फिर गंध लिखा है, रस और स्पर्श लिखा है। तो शरीर एक पुद्गल है ऐसे। और उसके का पास, मीनिंग? हाँ उसके अरे पास, क्या? तो उसके पास वर्ण है, उसके पास गंध है जो श्वास लेके करता है, उसके पास रस है और वो स्पर्श करके भी महसूस कर सकता है तो दूसरे पुद्गल। बिना बिन क्या समझ में आ रहा है? पुद्गल का स्वरूप है शरीर। सो इसके लिए उसके इसके पास वर्ण गंध रस स्पर्श है। अब शरीर जो है वो तो बना हुआ तो पुद्गल का ही है, और पुद्गल के गुण धर्म वर्ण गंध रस स्पर्श है। तो पुद्गल का पिंड शरीर है तो उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श कंपल्सरी। अब कितने वर्ण हैं, कितने गंध हैं, जरा बोलेंगे आप? 5 वर्ण, 5 वर्ण, 2 गंध, 8, 8। 5 स्पर्श, 8 हाँ, ये जो है आप ये देखेंगे, अब ये जो है बरोबर आपको ख्याल आ जाएगा। अब ये 20 तरीके से हम अपने पुद्गल को देख रहे हैं शरीर में, और ये सब किसकी है? नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, इसलिए कर्म शास्त्र से रिलेटेड देखना है। अब क्या है कि इन प्रकार से अब किसका बैलेंस किस तरह से हो रहा है, बैलेंस में कम ज्यादा क्या हो रहा है, और बैलेंस में अगर कम ज्यादा हो जाएगा तो शरीर के अंदर अपनी सिस्टम बिगड़ जाएगा, कहलाएगा। अब ये 8 प्रकार के स्पर्श की हमने लास्ट टाइम भी थोड़ी बात शुरू की थी। तो इसके अंदर आपको क्या देखना है, ये 8 प्रकार के स्पर्श में अब आप किस किन स्पर्शों का किस तरह से कैसे उपयोग कर रहे हो। तो कौन कौन से स्पर्श है, या तो आपको शीत है या उष्ण है, गुरु है, कठोर कोमल, मृदु कर्कश, मृदु। ये जो है आप देखेंगे अभी लास्ट टाइम हमने जो विषय लिया था वो ये लिया, तो स्निग्धता जो है, तो पहली बात तो ये 8 प्रकार के स्पर्श हो गए। 8 प्रकार के स्पर्शों के अंदर अब हमारा शरीर कैसा रहना चाहिए, शीत रहना चाहिए कि उष्ण रहना चाहिए? कांति भी बोलो। शीत रहना चाहिए। कांति भाई का कहना है शीत रहना चाहिए। बोलो ऐसा वैसु क्यों चाहिए? 97 फ़ारेनहाइट जितना हो टेम्परेचर। उष्ण। अब हमारा शरीर जो है बिल्कुल कैसा रहना, अगर आपका शरीर शीत रह गया, ठंडा रह गया, तो बैक्टीरिया ग्रोथ वगैरह बहुत बढ़ जाएगी और सारी सिस्टम आपकी अपसेट हो जाएगी, शरीर आपका डाइजेशन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा ये सावधानी रखनी है कि 97 से 96 से नीचे हमारा शरीर उतरना नहीं चाहिए। इतना टेम्परेचर शरीर का कंपल्सरी है, क्या है कि नहीं? अगर आपका 97 से सीधे 80 पर आ गया तो फटाफट बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाएगी। ये कोरोना के काल में अभी सबने सीख लिया है। तो कोरोना में हमने ये देखा है कि सबसे पहले ये पहले घटाओ,
अगर आपने शीत लेना शुरू किया, शीत ठंडा कोल्ड किस में से मिलेगा? फ्रिज में से मिलेगा, आइस में से मिलेगा, आपको एसी में से मिलेगा। आपने फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीजें खाई तो आएगा शरीर में। आपने आइसक्रीम वगैरह खाई तो शरीर आपका बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, अंदर से टेम्परेचर आपका डाउन हो जाएगा। एक बार करके देख लो, आप समझे कि नहीं। एक 10 बजे आप अपना टेम्परेचर ले लो और 10:10 पर आप जो है 2 आइसक्रीम खा लो और 10 मिनट पर 15-20 मिनट पर आप अपना टेम्परेचर फिर चेक करके देख, आपको तुरंत अनुभव में आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये गलती हमको नहीं करनी है। जो नेचुरल टेम्परेचर बॉडी का है वो मेंटेन करना है। तो सबसे पहले शीत से बचना है, अनावश्यक, ये आर्टिफिशियल है। मटके में रखा हुआ, मिट्टी के मटके में रखा हुआ पानी नेचुरल है, ख्याल है। लेकिन फ्रिज में रखा हुआ ठंडा बॉटल जो है, बर्फ जैसा पानी अगर आप पीते हो, वेरी चिल्ड वाटर अगर आप पीते हो, तो आप अपना डाइजेशन बिगाड़ रहे हो। जो लोग फ्रिज का ज्यादा यूज करते हैं उनको डायबिटीज जल्दी होती है। जो लोग फ्रिज का पानी या खाना पीना या आइसक्रीम आदि जल्दी ज्यादा यूज करते हैं उनका डाइजेशन बिल्कुल बिगड़ता है। और जिनका डाइजेशन बिगड़ा है उनको ही ये बीमारी डायबिटीज की होती है। तो ऑलवेज डायबिटीज इज रिलेटेड विथ योर डाइजेशन। आप कभी भी गलती मत करिए, आप एसी यूज मत करिए। एसी आपके शरीर के लिए हानिकारक है, फायदे कारक नहीं है। आपको शरीर की गर्मी इतनी रहनी चाहिए कि नेचुरल बाहर घूमने भी जाओ तो शरीर का प्रस्पिरेशन जो है वो बाहर निकलना चाहिए। अभी हम बात करते स्निग्धता की बात करें, शरीर को ऑयलिश वस्तु की जरूरत है, अंदर बॉडी के अंदर ग्रीस की जरूरत है, अंदर लुब्रिकेशन की जरूरत है। जॉइंट्स के अंदर जो है, जहाँ बोन्स मूवमेंट्स कर रही है आपकी, तो वहाँ लुब्रिकेशन की आवश्यकता अवश्य है। जस्ट लाइक द मशीन के पार्ट्स के अंदर आप ग्रीसिंग करते हो, ऑयलिंग करते हो, वैसे बॉडी के अंदर भी ऑयलिंग की जरूरत है। अब वो स्निग्धता या तो तेल से आती है या घी से आती है। 1, 2 और 3 ये जो है ये घी से आए, ये तेल से आए, ये नेचुरल है। लेकिन अगर ये आपकी फैट से आती है तो ये गलत है। किसी प्राणी की चर्बी से आ रही है तो वो बहुत गलत है, क्योंकि वो घी जो है ओरिजिनल घी, अगर गाय का शुद्ध देसी पद्धति का घी है, वो निश्चित आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा। तेल आपका ओरिजिनल जो है मस्टर्ड ऑयल है, तिल का तेल है, ग्राउंडनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, वो नेचुरल है, जरूर डाइजेस्ट होगा, वो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा। हजारों साल से लोग खाते आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने पिग फैट अगर खानी शुरू कर दी तो फिर वो आपकी बॉडी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। हाईली कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ जाता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर जमने लग जाता है, वो गॉल ब्लैडर के स्टोन बना देता है। लोगों को ये ख्याल नहीं है, ख्याल आया कि नहीं। तब जा करके जब वो इतना हैवी खाया है और लीवर आपका डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, लीवर आपका वीक हो गया है, तो वो आपके बॉडी के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन बना देगा, ख्याल है कि नहीं। हाईली जो है जितना कैल्शियम आपने कैपेसिटी से ज्यादा ले लिया और डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो वो किडनी में भी स्टोन बना देगा, कैल्सिफिकेशन हो जाएगा। ये सारी चीजें समझने जैसी हैं। आपने ओवर फैट की चीजें खाई, अब आजकल के ब्रेड सारे हो गए हैं, वो भी बिग फैट वाले आ गए। ब्रेड भी आपको आज की तारीख में शुद्ध नहीं है, ख्याल है कि नहीं। अब क्या करेंगे, ब्रेड कोई घर में तो बनाते नहीं था, मैदा लाया और फिर वापस बना भी नहीं पा रहे होता। तो ब्रेड आपको बेकरी में से ही मिलने वाले हैं। अब बेकरी वाले उसको और सॉफ्ट करने के लिए एक तरफ जो है उसके अंदर पिग फैट डाल रहे हैं, फिर ब्लीचिंग केमिकल डाल रहे हैं, फिर अंडे भी डाल रहे हैं सब। तो अंडे की फैट जो जेली है वो भी तो नुकसानकारक बनेगी।
लेकिन अब लोग धीरे धीरे इसी पर जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा खतरा अपने शरीर के साथ कर रहे हैं, बड़ा नुकसान कर रहे हैं साहब। क्योंकि जितना ऑयलीनेस चाहिए शरीर को वो आपका लीवर लेवल मेंटेन करता है, लेकिन शरीर को अगर 20 ग्राम चाहिए और आप 50 ग्राम खा रहे हो तो नुकसान जरूर होगा। शरीर आपका 20 ग्राम डाइजेस्ट कर पाता है और आप खा रहे हो 50-60 ग्राम, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर अगर शरीर के अंदर आपने जो है ऑयलीज बढ़ाया, लेकिन उसके साथ में आपकी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं, फिजिकल एक्सर्शन आपका कुछ भी नहीं है, तो फिर जाकर के आपको ये तकलीफ होने वाली है साहब। क्यों? फिर वहां पर आपको जो है गाउट्स है, साइटिका है, रूमेटिज्म है, आर्थराइटिस है, ये सारे वात रोग बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और वात रोग बढ़ रहे हैं तो वात का नाश करने का गुण किसका है? वात नाशक गुण किसका है साहब? वो आपको खाना पड़ेगा। वो वात नाशक गुण जो है वो मस्टर्ड ऑयल में है, वो तिल के तेल में, 2 में है, और तीसरा मैक्सिमम ज्यादा है वो कैस्टर ऑयल में है। चला, तो वो आप अगर खाते हैं तो आपके जॉइंट्स है या सबको ग्लिसरीन बहुत अच्छी मिल जाएगी, तब तो आपको वात रोग होंगे ही नहीं, वात बीमारियां आपके शरीर में ही नहीं आएगी। लेकिन आपको तो न तो मस्टर्ड ऑयल खाना है, न तिल का तेल खाना है, न आपको जो है अपना कैस्टर ऑयल खाना है, बिल्कुल तीनों में से एक भी नहीं खाना है। और जो खाना है वो नहीं खाने जैसा ही लोग खा रहे हैं साहब। तो पिग फैट उसमें जरूर से आ रही है, तो वो और नुकसान करने वाला। आपके यहाँ पर जो मिल रहा है वो जो ज्यादा करके ऑयल मिल रहा है वो ऑलिव ऑयल जो है, लेकिन ऑलिव ऑयल के अंदर जो मस्टर्ड ऑयल का गुण है वो नहीं है। तिल के तेल में जो गुण धर्म है, वातनाशक गुण, वो नहीं है। ऑयली चीजें तो बहुत है दुनिया में, वो बात अलग हो गई, ख्याल है कि नहीं? ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, शरीर एक मैकेनिज्म तो है ही अंदर, हमारी शरीर भी तो एक मशीन तो है ही अंदर। अब मशीन के मैकेनिज्म को अगर आपको चलाना है, उसके सब पार्ट्स को चलाना है। आपकी कार के अंदर देखिए साहब, ज्यादा चलने वाले पार्ट्स कौन से? व्हील है, एक्सेल है। तो व्हील एक्सेल के अंदर आपको कहीं ना कहीं तो ग्रीस या ऑयलिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो है ब्रेक वगैरह जो है, तो उसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो भी जंग लगने पकड़ लेती है सब। तो शरीर भी एक मशीन है। अब शरीर की मशीन के अंदर ये स्टमक आपका इंजन है। अब स्टमक के इंजन में जो जाएगा वो पूरी बॉडी में पहुंचेगा, सब जगह पर आवश्यकता है। तो ये बहुत आवश्यकता है कि आप कैसे अपने इस मशीन को चलाते हो। आप गलत तरीके से चलाओगे तो गलत होगा। अब आज क्या करें? शुद्ध घी, देशी गाय का शुद्ध, मतलब उसको जो है बनाया हुआ, कौन सा कैसे बनाए? उस दूध को जमा कर दही बनाया, दही को छाछ बनाया, छाछ में से मंथन करते करते मक्खन निकाल के तुरंत तपा दिया। अब मक्खन खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जो आपके यहाँ पर व्हाइट बटर और क्या क्या बटर ज्यादा आती है, वैसा खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन घी जो है वो बटर के भी तपने के बाद, बटर अलग चीज है और ये मक्खन आपका अलग है। ये आपको जो है बिलोना करके जो बनाया जाता है वो, और उसके तपने के बाद जो घी बन जाता है, घी बनने के बाद वो लाइफ लॉन्ग रहता है। मक्खन 2-4 दिन नहीं रह सकता है साहब, छाछ 2-4 दिन नहीं रह सकती है, दही 4-6 दिन नहीं रह सकता है, दूध 4-6 दिन नहीं रह सकता है, लेकिन उसका एब्स्ट्रैक्ट उसमें से जो घी निकल गया है वो नहीं बिगड़ेगा, वो रहेगा। तो अब आपको ये बोलो कि दूध में घी है कि नहीं है, बरोबर है, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, एक प्रोसेस से निकलेगा। शरीर के अंदर से वो प्रोसेस है कि दूध में जो परसेंटेज घी के है वो एब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन आजकल खतरनाक खेल क्या बन गया है? 100 अंडों का जो है जेली बनाकर दूध में डाल करके उसको ऐसे मंथन करके हीट प्रोसेस में गर्म कर देंगे, पता नहीं चलेगा। फिर लेडीज लोग क्या बोलते हैं, हमारे तो घर में जो दूध आता है उसी में से हम बना लेते हैं, घी बना लेते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा है ना, वो बिल्कुल सही है।
तो लोगों को ये पता नहीं है कि भाई साहब आजकल क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे तरीके आ रहे हैं, बहुत गजब की बात है। तो ये जो अपने अंदर है, अब घी तेल, तो तेल के अंदर क्या है, मैक्सिमम कैल्शियम ज्यादा है। क्या है, कैल्शियम का प्रमाण तेल में है। तो किस तेल में है, तिल के तेल में है, मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में है। तो वो कैल्शियम आपके शरीर की जरूरियात है। पर डे ह्यूमन बॉडी के लिए, एक मेल के लिए जो है मैक्सिमम 900, 800, 900 तक की कैल्शियम की उसको रिक्वायरमेंट है। फीमेल को 600, 700 तक भी रिक्वायरमेंट है। बट इफ ए प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको 1000, 1200 की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये हो गई पर डे रिक्वायरमेंट। अब पर डे रिक्वायरमेंट में इतनी अगर आपको मिलेगी तब आपकी बॉडी कैल्शियम बनाएगी, तो बोन्स वगैरह आपके स्ट्रक्चर तैयार हो। अब ये तो चीज आपने समझ ली, जैसे ग्राउंडनट के अंदर ऑयल है वो निकाल लिया, लेकिन ड्राई फ्रूट में भी तो ऑयल है। ड्राई फ्रूट भी आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको अल्मोंड ऑयल है। अब उसमें विटामिन ए के परसेंटेज ज्यादा है। काजू का ऑयल अलग है, अखरोट का ऑयल अलग है। इन सब के अपने अपने जो ऑयल होते हैं वो इसके उसका जो मैजिक तत्व है वो है। लेकिन अब आजकल क्या समस्या हो गई, केमिकल प्रोसेस आ गई, तो बादाम को ऐसे ही हीट करके उसका ऑयल एब्जॉर्ब करके बाद में मार्केट में बेचते हैं। तो उनको तो बादाम के ऑयल की कीमत और 5000 रुपए लीटर की मिल गई, और वापिस बादाम के पैसे तो आ ही गए। तो ये आजकल का तरीका है, कोई समझ ही नहीं पाता है। एक बादाम आप अगर लो और एक थोड़ा सा नाखून भी टच करो, आप देखोगे ऑयल निकल रहा है, इतना उसमें ऑयल भरा है। तो आपके ब्रेन के लिए विटामिन ए जो आवश्यक है वो उसमें से मिल रहा है। आपकी आईज के लिए जो विटामिन ए चाहिए वो उसमें से आपको मिल रहा है। तो ये विटामिन ए जो है वो जिसमें ज्यादा है वो काम का है, लेकिन उसकी जगह पर अगर फैट आ गई तो बहुत नुकसान होगा। अब जमाने के हिसाब से आज के कलीग में फ्राइड चीजें बहुत आ गई, पैक्ड फूड बहुत हो गए, तली हुई चीजें तो आपको कोई बेहिसाब मिल रही है। उसे चिवड़ा, गाठिया, फाफड़ा जो है, चकरी, चकरा, चबानू वगैरह इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो वो ऑयल भी काम का नहीं है, और उस ऑयल में तली हुई चीजों का और नुकसान हो गया सब। अब क्या हुआ है, ये ऑयल के अंदर अब अगर आप देखने जाओ तो अब हम इसकी ऑयल की बात अगर करें, अब ये ऑयल यहाँ पर एक तो आ रहा है ओरिजिनल जो है वो फिल्टर ऑयल है। अब कोल्ड प्रोसेस के अंदर ठंडे में इसको टेम्परेचर न देते हुए अगर लकड़े की घानी में निकाला जाता था, हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से ऐसे ही किया था। उसको बिल्कुल लकड़े का जाड़ा लकड़ा, जो लकड़ा भी नहीं घिसता है, उसमें बनाया, उसमें डालते थे, पीला जाता था, उसमें से तेल निकलता। अब ये फिल्टर ऑयल जो है, तो फिल्टर ऑयल का मतलब ये है कि ऑयल के सारे घटक उसमें मौजूद हैं। ऑयल के जितने कैल्शियम के तत्व है, विटामिन के तत्व है, वो इसमें सिर्फ उसको पीलने के बाद कपड़े से छान लिया है, इसलिए उसको फिल्टर बोलते हैं। अब कचरा न रह जाए इसलिए उसको छान करके आपको दिया जाए। तो उसका ओरिजिनल कलर रहना चाहिए, ओरिजिनल उसके अंदर उसकी स्मेल रहनी चाहिए, और चिकनाहट उसकी रहनी चाहिए। अब आजकल इन्होंने क्या कर दिया है कि इसको रिफाइन कर दिया है। अब ये रिफाइन करने की प्रोसेस जो होती है, तो उसकी स्मेल को निकालना है, कलर को निकालना है, और उसके जो अंदर से जो है चिकनाहट है वो निकालनी है। इन कंपनियों ने बिल्कुल उसको पानी जैसा ट्रांसपेरेंट बना दिया। अब जब आप देखेंगे राई काली है या ब्राउन है तो कलर उसका ब्राउन आएगा ही आएगा ऑयल का, लेकिन वो निकालने के लिए रिफाइन कर दिया। तो रिफाइन के लिए केमिकल लाए, पेट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब उससे उन्होंने रिफाइन करना शुरू किया था। सल्फ्यूरिक एसिड लाए, सल्फर लाए, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लाए,
ऐसे ऐसे घटक तो वो ऑयल में तो मिल गए और स्मेल को निकाल दिया, कलर को निकाल दिया, ऑर्डरलेस कर दिया उसको। तो ऐसा तेल अब वो जहर बन गया। अब उसमें न तो प्रोटीन बचा, न कैल्शियम बचा, न कोई तत्व बचा, न विटामिन बचा, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वो देंगे तो आपको विटामिन के नाम पर। कांति भाई तुम्हारा घर में जे तेल हो, 1 चम्मच कल ले जाकर लेबोरेटरी में टेस्ट करने दो। आप बॉक्स पर लिखा हुआ मत पढ़ना, और बॉक्स पर लिखा है तो उसका मीनिंग आपको देखना, रिफाइंड लिखा है कि फिल्टर लिखा है। अब फिल्टर तो पॉसिबल ही नहीं है, सब जमाना ही गया, तो सब जगह पर रिफाइंड ही आएगा। अब आप नेट पर सर्च करिए व्हाट इज द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ द ऑयल। जो ऑयल मिलें होती है वो कैसे रिफाइन करती है, उसकी प्रोसेस देखने की कोशिश करिए। अब वो केमिकल जितने इस ऑयल में मिल गए वो आपको हार्मफुल है, कैंसर करने वाले हैं, रूमेटिज्म गाउट बढ़ाने वाले हैं, जॉइंट्स की और ज्यादा प्रॉब्लम वही ऑयल कर रहे हैं। और ऐसे ऑयल में तली हुई चीजें ज्यादा आपको परेशान कर रही है सब बीमारी। अगर वही चीज आपके मस्टर्ड ऑयल में है ख्याल है तो वो आपको बरोबर वात नाशक गुण देगा, क्योंकि रूमेटिज्म ये वात रोग है, गाउट साइटे का ये वात रोग है। रोग जो बीमारियां हैं वो इसकी है। अब उसको आप ग्रीसिंग करना शुरू कर दिए। एक तो जो है पेट में जाना चाहिए, लेना चाहिए, और दूसरा उसको लेकर के आप उसको मालिश करनी चाहिए। बस बात इतनी सी है। क्यों सबसे ज्यादा घुटने की क्यों है तकलीफ आती है? इंडिया में भी चल रहा है, आपके वहां पर कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन नी रिप्लेसमेंट, अब नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन होती जा रही है। इतनी कॉमन होती जा रही है कि बात मत पूछिए। और नहीं भी जरूर है तो भी डॉक्टर बोल लेंगे हाँ सब अपनी रिप्लेसमेंट करा दो। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है उसके जैसा रिप्लेसमेंट नहीं बनता है। ये बात सभी समझ रहे हैं अच्छी तरह से, सबको मालूम है। लेकिन लोग जो है लाइन में लगे हैं, लाइन में खड़े हैं जाकर। अब कितनी बार बदलाओगे? एक महिला ने कहा मैंने 2 बार बदला दिए, लेकिन वजन तो नहीं घटा। 110 किलो का वजन है और फिर जो है इतना वजन 2 बार बदलाने के बाद भी वो बोलती है अब मैं क्या करूं साहब, ये तकलीफ है। तो ये जो है आप देख लीजिए, आपको ख्याल आ जाएगा समझ। बात यहाँ पर ये चल रही है कि अब रिफाइंड तो आपको भूल से टच नहीं करना चाहिए। रिफाइंड ऑयल भूल से टच नहीं करना चाहिए, और फैट आपको भूल से टच नहीं करनी चाहिए। और घी अगर ओरिजिनल देसी नहीं है तो भूल से मत खाइए। फिर आप बोलेंगे थोड़ा खाइए तो चालें साहब, अरे भाई सब गलत चीज है तो भूल से मत टच करिए। नहीं खाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन गलत खाएंगे तो नुकसान पहले होगा। बोलो बिना के नवे, ये तो आवड़े ने सिंपल से। हाँ जी महाराज। એટલે આ તમે મને રિપીટ કરવા દી। हाँ, हमें रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, फैट वाला भी नहीं खाना है, और शुद्ध देशी घी। मैंने ये कहा था, प्रीति बहन बोलेंगे इसमें तो बहुत इजी है। हाँ महाराज साहब, नहीं है, सॉरी, अगर घी नहीं खाएंगे तो भी नहीं ठीक है, खाने बट से, नहीं खाने से नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, लेकिन गलत खाने से नुकसान ज्यादा होगा। गलत खाने बात से। इतनी सी है। हाँ तो ये इतनी सी बात है। अब आप ये सोचो कि घी भी नहीं खाना, तेल भी नहीं खाना, तो क्या मैं आमिल करूँ क्या? अरे भाई सब आमिल करने वाले को नुकसान नहीं हुआ है। इधर क्या है अपोजिट, इसका अपोजिट कौन सा है? रुक्ष है, ख्याल है। तो आपको ये देखना है कि स्निग्धता के परसेंटेज घटेंगे तो रुक्षता के बढ़ेंगे। तो रुक्षता के बढ़े मतलब ये जॉइंट है और इसके अंदर लुब्रिकेशन आपका घट के कम हो रहा है, तो ये हड्डी घिसेगी। आपकी हड्डी घिसेगी तो आपको उठने में, बैठने में, खमासना देने में आपको कट 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 कट
आवाज आएगी। जब हड्डी की आवाज आ जाए, पैर की अंगुलियों की हड्डी की आवाज आएगी, वो छोटी सी आएगी, लेकिन यहाँ की घुटने की आवाज आएगी, ज्यादा आएगी। हिप बॉल्स के जॉइंट्स की आवाज जो है वो ज्यादा आएगी, समझे कि नहीं? क्योंकि उठने बैठने आदि में पैर के 4-5 फोल्ड है, जॉइंट है, तो वही ज्यादा आने वाली। अब हमेशा के लिए देख, ये आपके लिए सिग्नल है। चला, ये कट कट की आवाज आई, आपको बॉडी अपनी लैंग्वेज में आपको सिग्नल दे रही है, हाँ साहब ये आपका जो है लुब्रिकेशन घट गया है। जैसे गाड़ी के अंदर ड्राइविंग करते हुए कोई कट कट की आवाज आ गई, तो आप जाकर के सीधी गाड़ी को आप सर्विस में देते हो, तो वो बरोबर ग्रीसिंग ऑयलिंग सब करके देता है। हाँ जी देख लीजिए सब, अभी आवाज नहीं आई। तो जैसे गाड़ी के अंदर आप कराते हो, तो अपनी बॉडी के अंदर भी तो ग्रीसिंग कराइए कभी, ऑयलिंग कराइए कभी। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, 2-4 महीने की विंटर सीजन के अंदर रोज ऑयल की मसाज करके बाद में स्नान करते थे। आपने कल्पसूत्र में सुना हो तो सिद्धार्थ राजा, जो महावीर स्वामी भगवान के फादर थे, पिता, अब वो 8 जात के अलग अलग ऑयल से मसाज करके, उनके लिए मसाज स्पेशलिस्ट आते थे, तो वो उनके सिर पर कौन सा तेल लगाना है, जॉइंट्स पर कौन से तेल लगाने हैं, पैर पर कौन सा तेल लगाना है, पैर के तलिए पर कौन सा तेल लगाना है, वो उसके स्पेशलिस्ट होते थे। तो पहले हमारे जमाने के अंदर पैर के तलिए पर कैस्टर ऑयल की 10 ड्रॉप्स और उसको कांसे की कटोरी से घिसते थे, तो आंख की गर्मी कम हो जाती थी, आंखों के नंबर घट जाते थे, चश्मे भी उतर जाते थे। अब आप बोले तो पैर पर लगाने से आंख को क्या लेना देना, ये आज के आधुनिक लोगों की समस्या है, लेकिन आयुर्वेद शास्त्र ने कहा है कि पूरा शरीर एक है। पैर के तलिए पर लगाने की मालिश की असर भी आपकी आंखों तक होती है, तो ये भी बहुत अच्छा है। शुद्ध गाय का घी पैर के तलिए पर लगाते थे, घिसते थे, शुद्ध गाय का घी आंखों में डालते थे, और कैस्टर ऑयल शुद्ध है तो उसके अंदर काजल मिला करके बना करके डालते थे, या शुद्ध घी में या गाय के घी में त्रिफला मिक्स करके वो आंखों में अंजन करते थे, या कैस्टर ऑयल के अंदर भी आंवले डाल करके उसको आंख में डालते थे, या त्रिफला मिक्स कर करके आंखों में अंजन किया जाता था। ये या फिर जो है देशी गुलाब जल अच्छा है तो उसमें त्रिफला डाल करके आई ड्रॉप बना करके यूज किया जाता था। ये सारी पद्धतियां थी। आपको भी घी की जरूर है, और इससे भी ज्यादा आगे की बात बोलता हूँ, ऐसा प्योर घी वो नाक में 2-2 ड्रॉप डाले जाते हैं, कई बार मस्टर्ड ऑयल नाक में डाला जाता है, कई बार मेडिकेटेड किया हुआ तिल का तेल नाक में डाला जाता है। कोई ब्रेन है, ब्रेन की कोई तकलीफ है तो नाक तो ब्रेन का दरवाजा है। योर नोज इज द बेसिक गेट फॉर योर ब्रेन। जब ब्रेन में कुछ भी पहुंचाना है तो नाक के जरिए ही जाएगा सब। वो आप ये मत सोचना लंग्स में चला जाएगा, नहीं जाता है, वो ब्रेन में जाता है। तो ये बहुत अच्छी थेरापी थी, नोजल थेरापी जिसको बोलते हैं, से नासिका द्वार से जो होती थी वो बहुत अच्छी थी। आयुर्वेद शास्त्र के अंदर एक जो है वो बस्ती प्रयोग है। बस्ती प्रयोग के अंदर कई बार दवाओं के काढ़े बनाए जाते थे, और कई बार इसी मस्टर्ड ऑयल या तिल के तेल के अंदर मेडिसिन दवाएं उबाल करके वो जो है बस्ती के रूप में एनिमा द्वारा दी जाते थे, तो उससे भी वायु के रोग सारे मिट जाते थे। क्योंकि हमारे शरीर में नाभि से नीचे जो शरीर के पैर आदि या साइटिका आदि के शरीर के अंग जो काम नहीं करते हैं, तो उसका मुख्य कारण जो होता है वो अपान वायु बिगड़ जाती है। वात प्रकोप जितना ज्यादा हो जाता है उसके कारण तकलीफ है। तो उसकी दवाई क्या करनी चाहिए? उसकी दवाई यही होती थी कि उस शरीर को वहां तक ऑयल पहुंचाना है। अब जैसे भी हो, जिसका भी शरीर जिस वजन का हो सा उस हिसाब से, और फिर बैठे रहेंगे, शरीर की मूवमेंट्स कम हो जाएगी। अभी माता जी आपका वजन कितना 79 kg है, अब इतना वजन है और आपके मूवमेंट्स कम है, हलन चलन कम है,
आप इतना ज्यादा चल नहीं पाते हो, आपको बैठा रहना ही ज्यादा है, तो आपको जॉइंट्स की बीमारियां पकड़ लेगी। फिर इतना वजन कौन उठाएगा? आपके दोनों घुटने की कैपेसिटी है 50 से 60 किलो तक का वजन उठा ले। अब वो अगर 20 केजी ज्यादा हो गया तो फिर वो उनकी क्षमता उठाने की नहीं रहेगी। तो आपको पहले वजन घटाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के अंदर मांस बढ़ जाता है, मेद बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाती है, बोझ तो जो है वही रहेगी। हड्डी जो है वो जो है उसकी साइज में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जन्मजात जो बनी हुई हड्डियां हैं, जितनी जैसी है वही है, सिर्फ हड्डी की डेंसिटी जो है वो कैल्शियम के आधार पर हमेशा रिफिल होती रहती है। लेकिन अब हड्डी इतनी सी है और चारों तरफ जो है फैट जम गई, तो वजन कितना बढ़ गया है? अब वजन आपके फैट का है, वजन अनावश्यक चर्बी का है, जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन शरीर के एक्स्ट्रा पोर्शन में स्टमक के ऊपर, ये हिप्स के ऊपर, या जो है शरीर में जहां जम जाएगी, तो वजन तो बढ़ गया ना आपका। अब इतना वजन लेकर के शरीर को चलना है, इंजन कौन है? हार्ट है। हार्ट तो बढ़ता नहीं है सर, हार्ट तो जो है वही रहता है। एनाटॉमी क्या करिए, सबके अपनी मुट्ठी के हिसाब का हार्ट रहता है। अब ये जो हमारे हाथ की मुट्ठी जितनी है उतना ही आपका हार्ट रहता है। अब इतनी मुट्ठी में ब्लड का आना जाना, ब्लड का आना जाना, ब्लड का आना जाना, ये निरंतर अखंड धारा में चलता रहता है। तो हार्ट क्या है? अंदर से पंपिंग करता रहता है। अब हार्ट की पंपिंग रहती है, चालू रहती है, इसलिए हार्ट के अंदर दब 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 दब, ये जो है ब्लड का सर्कुलेशन है, उसकी आवाज आ रही है। और वो आवाज कोई स्टेथोस्कोप भी जरूर नहीं है, आप सीने पर हाथ रख करके भी पहचान सकते हैं। इधर सीने पर हाथ रख के पहचानो, या अपनी नाड़ी पर हाथ रख करके पहचानो। इधर नाड़ी पर हाथ रख के पहचानो, या पैर की नाड़ी पर हाथ रख के पहचानो। ब्लड जो अंदर से चलता है तो वो धब 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 धब, उसकी आवाज बरोबर आपको बताएगा, वाइब्रेशन जरूर देगा। कांस्टेंट है, 24 कलाक है, डे एंड नाइट है, और माता के गर्भ में थे तब से है, और मृत्यु तक चलता रहेगा। ये कोई बंद होने वाला नहीं है, ये कोई क्रम रुकने वाला नहीं। तो आपको पहले ये समझ लेना है कि सर्वथा सबसे पहले रिफाइंड ऑयल बंद करेंगे तो आपको रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गाउट, साइटिका नहीं होगा, वात प्रकोप में से आप बच जाओगे। ये इसका फायदा है आपके लिए। अब रही बात फिल्टर ऑयल, अपने अपने शरीर के गुणधर्म से। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या कहा था? यू मस्ट चेंज योर ऑयल, and you must change the oil according to the season. If you are in the winter season, you must take the mustard oil या तिल का तेल. If you are in the summer season, then you can use the coconut oil and the groundnut oil. क्या है? तो सीजन के हिसाब से चेंज करिए। लेकिन अब आपको ये समझ होनी चाहिए ना, अगर समझ नहीं है तो वो आप क्या कहेंगे, हमारे तो घर में सासू जी जो है वो 100 साल से यही तेल वापरते थे, अब मैं बहू आई हूँ तो मैं कैसे बदल सकती हूँ साहब? तो फिर तो जो सासू जी जो है यूज करते थे वही मुझे यूज करना पड़ेगा, अब मैं कैसे बदलूं साहब? तो 100 साल से एक ही तेल चल रहा है घर में, उनके घर में ये बीमारियां ज्यादा बने रहेगी, ये बीमारियां ज्यादा रहेगी। अब ये समझ होनी चाहिए, बीमारियों के हिसाब से बदला जाता है और सीजन के हिसाब से तेल बदला जाता है, और सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं रहती है। अब उसका देश, क्षेत्र, काल, भाव भी देखना चाहिए साहब। आपको वहां क्या लगता है? ऑलिव ऑयल ज्यादा अच्छा है। लगता है, क्यों लगता है? कि आप जो है रिच फैमिली वाले हैं, रिच पर्सन है, तो आपको लगता है हम तो जो है ज्यादा ऑलिव ऑयल खाएंगे साहब। कोई उससे ज्यादा समझते हैं कि वी आर मच मोर रिच देन अदर, तो हम तो बिल्कुल सब्जी, दाल, बघार वगैरह सब जो है आलमंड ऑयल में करेंगे साहब, बादाम के तेल में बनाएंगे। वो गलत चीज है साहब। बादाम का तेल भी अगर जो है गैस पर चढ़ गया तो विटामिन ए नष्ट हो जाता है,
वो आपको जो है समझना चाहिए साहब, कैसे तेल का यूज किया जाता है, तरीका सही आयुर्वेदिक होना चाहिए। लेकिन अब किसी को मम्मी ने सिखाया है, किसी को सासू ने सिखाया है, अब वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। बरसों बीत गए, अब न कोई वहां पर है भी नहीं था। अब एल्सा बहन के तो वहां मम्मी भी नहीं है, सासू भी नहीं है। अब वो अपने हिसाब से जो बड़ौदा में सीख के आए थे वही तेल उनका चल रहा है, तो चल रहा है सर। अब क्या करेंगे साहब, अब ना तो बदल सकते हैं ना कुछ। अब कौन बदले, क्यों बदले साहब? फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं बदल दिया तो इनको पसंद नहीं आएगा, उनको भाएगा नहीं, इनको ऐसा लगेगा उनको। और पुरुषों में तो बेचारे को पता ही नहीं चलता है कौन सा तेल यूज करते हैं, कौन सा तेल है। अब वो तो बेचारे जो देते हैं वो खा लेते हैं साहब। पुरुषों की तो ये भी एक समस्या है ना कि जेने गुजराती में कहेवाय छे पावली ओछी छे कहलाए, तो वो अपनी तरह से जो दिया वो खा लेंगे। लेकिन ये है कि घर के अंदर एक महिला अगर वो बरोबर ऑयल का उपयोग करने का सही तरीका जानती है तो पूरे परिवार में सबको जो है बहुत अच्छी तरह से निरोगी रख सकती है साहब। हमारे पहले 50-100 साल पहले थोड़ा सा 2 ड्रॉप चंदन के तेल का, 10 ड्रॉप बादाम के तेल का और कुछ बाकी तेल मिला करके सिर पर मालिश करते थे, तो न तो ब्लड प्रेशर होता था और न किसी को हेडेक होते था और मेमोरी अच्छी शार्प बनती थी। अब आजकल ऑयल तो चला गया और वो काली काला काला कुछ लगाते हैं तो उससे अपने सिर के बाल काले करते हैं। अब ये समस्या आ गई। अब ये वो कोई काला काला जो होता है वो कोई ऑयल में तो बनता ही नहीं है। अब वो उतरता है तो उसके केमिकल खतरनाक है। हाँ जी, ये बात जरूर है कि 60 बरस की श्रीमती जी 40 के दिखने लग जाएंगे। चलो शायद कल घोड़े पर बैठना हो तो तैयारी है उनकी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि ये कैंसर करता है, ये आपके ब्लड में आ रहा है। हेयर रूट्स जो होती है उसमें भी छिद्र, छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो वो जो है आपकी बॉडी में उतर जाएगा तो आपको कैंसर कर देगा। और उसमें खतरनाक केमिकल्स है, तो धीरे धीरे जो महिलाएं यूज करती है उनका गंजापन शुरू हो जाता है, सिर पर से बाल ज्यादा उतरने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जिनकी एसिडिक कंडीशन बन गई है, पित्त ज्यादा बढ़ जाता है, उनके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है साहब। तो एसिडिक कंडीशन शरीर के अंदर निरर्थक ऊर्जा बढ़ा रहे, गर्मी बढ़ा रहे, तो वो भी अपनी तरह से कोकोनट ऑयल है या उसका यूज करते समय उसमें आंवले मिला करके यूज आपने किया तो वो और ज्यादा फायदा करता है। कई बार मस्टर्ड ऑयल जो है उसमें त्रिफला मिला करके हम रखें, वो ज्यादा यूज करिए तो वो आपकी हेयर डाई से ज्यादा यूज काम का होता है, समझे के। तो ये काफी चीजें हैं ऐसी, लेकिन लोगों की समझ के बाहर की हो गई। आज लोग ज्यादा जानते नहीं और फिर जो यूज कर रहे हैं, फिर मैक्सिमम बाजार का यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम बाहर का यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, तो कुछ भी फ्राइड चीजें जो भी आएगी उसमें कोई विटामिन नहीं होते हैं, कोई प्रोटीन नहीं होता है, कोई कैल्शियम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो डबल नुकसान कर। अब एक बार आपने तल दिया, 2 बार तल दिया, 3 बार तल दिया, उसके बाद वो ऑयल आपका पॉइजन बन जाता है। अभी भी आप रख रहे हो घर में, नहीं नहीं देखेंगे सब, फिर मौका आएगा, कभी गेस्ट आएंगे तो वही कढ़ाई में से निकाल कर वापिस भर के रख देते हैं। अब 10 बार तल दिया साहब, बोले और रखेंगे, 20 बार तल दिया, अब वो तेल ही समाप्त तो नहीं हुई, वहां तक ही तलते जाए, तो फिर वो चीजें जहर बन जाती, बिल्कुल पॉइजनस इफेक्ट आती है उसके अंदर। अब कौन देखे होटलों में क्या हो रहा है, रास्ते पर जो है स्ट्रीट फूड मिलता है उसमें क्या हालत हो रही है, कौन फेंक रहे हैं, तो ये तेल फेंकते हैं क्या, देखा है आपने? लेकिन वही तेल यूज होता जा रहा है, बार बार वही होता जा रहा है। अब कोई समझने को तैयारी नहीं है, क्यों समझेंगे वो, उनको क्यों फेंकना है, वो तो फेंकेंगे नहीं। तो ये चक्कर चलता ही रहता है, चक्कर चलता ही रहता है, लोग उसी में चल रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये आप पहले सुधारना कर लीजिए। अब कब किसकी बॉडी में कितना तेल जरूरी है, अगर रुक्षता बॉडी के अंदर परसेंटेज में ज्यादा है, अब आप अपनी बॉडी की परीक्षा कर लो,
कि यहाँ आपकी बॉडी में जो है ये स्निग्धता है, या फिर आपकी बॉडी में रुक्षता है। तो कहाँ से आई रुक्षता? जो आई है वो आपकी वात प्रकोप कारक है। ये वात कारक रुक्षता बढ़ी हुई। तो अगर आप स्निग्धता लेंगे तो वापस आपका वायु शांत तो हो जाएगा, लेवल बैठ जाएगा। ये बात जरूरी हो गई है, समझे कि नहीं? अब ये समझ में आना चाहिए। आप सुबह देखेंगे, दिन भर में देखेंगे, अपने सिर पर देखेंगे ऑयली सरफेस होती है। तो कई बार जो है ऑयल भी शरीर में से वापस बाहर निकल रहा है। जो हमने खाया पिया है तो पसीने के अंदर जो चिपचिपापन आता है वो ऑयली सरफेस वापस बाहर आ रहा है। शरीर को आवश्यकता नहीं है तो वो टॉक्सिन्स तैयार हो जाते हैं, फिर वो शरीर टॉक्सिन्स अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है सब। तो आपको ये ख्याल में आना चाहिए समझे। तो आप ऐसे समय में अपने शरीर में जाने वाली स्निग्धता के परसेंटेज कम करें। और कब बढ़ाने हैं आपको ऑयली सरफेस ज्यादा कब लेनी है? विंटर सीजन में लेनी है। विंटर सीजन के अंदर स्निग्धता के अंदर चमड़ी सिकुड़ती है, और चमड़ी स्किन जो है वो सिकुड़ती है, तो छिद्र बंद होते हैं, तो ज्यादा और अंदर नहीं जा सकते हैं। ऐसे ऑयल समय आपके काम के हैं। अब कभी कभी रुक्षता ज्यादा बढ़ गई तो आपको उसी जॉइंट्स को पर्टिकुलरली जो है अब उसमें सूंठ डालना चाहिए, अजवाइन डालना चाहिए, सिंधा नमक डाल करके उस ऑयल को गर्म करिए। या जिससे आप जायफल पहचानते हैं कोई? जी सर जी। जायफल जो है वो एक उसका पाउडर करके वो ऑयल में डालिए। तेज पत्ता तो मालूम है? जी तेज पत्ता, हाँ जी, वो एक दो चार पत्ते हैं, लौंग है या दालचीनी है, ये मेडिसिन डाल करके पाउडर डाल करके उस तेल को उबालते हैं अच्छी तरह से, और फिर वो आप बर्नी भर के रख दो। अब उसकी मालिश करो, इट इज बेस्ट पेन किलर का काम करता है। आपने कहा तेज पत्ता? कमाल पत्र सर जी। हाँ कमाल पत्र, राइट राइट राइट। कमाल पत्र बोलो या तेज पत्र एक ही बात है। अब मान लो कि आपने 100 ग्राम ही तेल लिया है तो 4-5 पत्ते तमाल पत्र ले लिया, उसी में पाउडर डाल दिया, समझेंगे। लौंग आपने मात्र कितने 25-50 नंग जो है गिन करके, इतने 2-4 टुकड़े आपने दालचीनी के डाल दिए, 1 से 2 जायफल डाल दिया, अजवाइन डाल दिया, सौंठ अंदर डाल दी। अब उस तेल को अच्छा बॉईल करके रखिए और फिर अपने हाथ से 10-20 ड्रॉप लेकर के घुटने पर मालिश करते जाइए। आप अपने जॉइंट्स पर मालिश करते जाओगे तो ये पेन किलर का काम कर रही है। आप पेन किलर के लिए फटाफट इंजेक्शन ले लेते हो, ये गलती मत करिए। वो आपकी किडनी को डैमेज करेंगे, हार्ट को नुकसान कर देंगे, फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। और ये जितने पेन किलर ज्यादा लेते हैं उनको कैंसर होने के चांस ज्यादा होते हैं। स्टीरॉइड ज्यादा लेते हैं उनको भी कैंसर होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी गलती न करें और ये हम इस तरीके से यूज करें। तो ये करेक्शन कैसे करना है? 2 में स्निग्ध रुक्ष अपनी कंडीशन पहचाननी कैसे, पहचान करके उसमें कैसे सुधारना करनी है, ये आपको समझना है। कई महिलाएं टैल्कम पाउडर यूज करती है। क्यों करती है टैल्कम पाउडर यूज? वो जाकर के ऑयली स्निग्धता है शरीर की, जो ऑयली सरफेस है उसको एब्जॉर्ब करके वो अपना एक वाइट कलर ऊपर छोड़ देती है साथ। महिला को क्या लगता है कि मैं मार्केट में जा रही हूँ, बाजार में जा रही हूँ तो लोग मेरे को देखते रह जाएंगे, समझेंगे, लेकिन उसके सामने वो उसके टैल्कम पाउडर के कारण उसके स्किन होल्स बंद हो जाते हैं। अब स्किन होल दब जाएंगे, बंद हो जाएंगे, वो इंटरनल अंदर जाके आपकी ब्लड को खराब करेंगे, एलर्जिक कर देंगे, फिर आपको जो है अस्थमा होने के चांसेस, एलर्जी होने के चांसेस। कई मम्मियां जो है छोटे छोटे बच्चे को टैल्कम पाउडर लगा देती, इतना ओवर डाल देती है साहब, इतना। बच्चा तो बेचारा 4 महीने का है, 10 महीने का या 2 साल का है, और मम्मी खुश होती है डालो पाउडर डालो। ये गलती मत करिए आप। ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा एलर्जी और ज्यादा करके अस्थमा की कंडीशन है,
क्योंकि वो जो पॉइजन बाहर से आया है, अब शरीर उसको बाहर कैसे निकालेगा? स्किन होल तो सब बंद हो गए। समझदार महिला है तो बच्चों को ऊपर से ऑयल मालिश करेगी। क्या वो अपनी तरफ से बढ़िया अच्छी तरह 10-20 मिनट बच्चों को ऑयल मालिश कर दी तो उसके बोन्स को, जॉइंट्स को, सबको अच्छी ताकत मिलती है। ये फायदा है। तो ये हम पहले आज ये समझ लेते हैं स्निग्ध वृक्ष का ऑयल का। और अब आगे हम चलेंगे। अब 8वां विषय है, एक विषय को क्लियर किया है। अब इसमें से गुरु लघु को भार, अपना वजन कैसे घटाना, वजन कैसे कम करना और बैलेंस कैसे बनाना, वो देखना है। फिर आप ठंडा गर्म को समझ लेंगे। फिर इधर मृदु और कर्कश को, जो स्मूथ है तब वो तो समझ लेना है। तो ये सारे एक डिवीजन हो जाता है। फिर रस को लेते हैं, रस को लेकर के फिर गंध को लेते हैं, गंध को लेकर फिर कलर को लेते हैं। अब ये तो मतलब लंबे टाइम तक चलने ही वाला है सब। बोलिए, अब किसको पूछना है कुछ? हाँ जी सर जी। तो फर्स्ट प्रीतिबेन रामिया। મારા સાહેબ તમે જે તેજ પત્તા, સિનેમન, ક્લોવ્સ ને નટમેગ એની સાથે કયું ઓઇલ લેવાનું? मस्टर्ड ऑयल। મસ્ટર્ડ। आप अपने वायु के रोग के लिए लीजिए, आइदर मस्टर्ड ऑयल और आपने तिल का तेल, उसको क्या बोलते हैं? सीडम ऑयल, क्या बोलते हैं? સેસમી ઓઇલ। अच्छा, અને ટીનેજર્સ ને યુઝ્યુઅલી ઓઇલી સ્કિન હોય તો ખાવા ઇઝ ધેટ બીજું કાંઈ ખવડાવવાનું કે કાંઈ तो थोड़ा ऑयल के परसेंटेज कम करिए, घी के परसेंटेज, ऑयल के परसेंटेज कम करिए। ये Okay. नेचुरल चीजें हैं, ये रहती है। ओवर नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी नेचुरल है तो वो अच्छा है, गलत नहीं है। અચ્છા। हाँ, बीनाबेन। मैंने सिर्फ अपने आलमंड ऑयल का बोला ना, विटामिन ए के लिए, तो वो ऐसे ही खाने का मतलब हाँ, 1 स्पून 2 स्पून 3 मिनट तक एक बादाम चबाओ, इतनी चबाओ कि मुंह में उसका तेल निकल जाए, वो आपके अच्छा। लिए काफी है। 3 मिनट एक बादाम। हाँ जी, नहीं चबा सकते हैं तो बाहर से आप ऑलिव ऑयल तैयार आता है, ऑलिव नहीं, आलमंड ऑयल जो आता है, तो वो आप जो है 10 ड्रॉप 20 ड्रॉप जैसे भी आप दूध पी रहे हो तो उसमें डाल के पियो, तो वो आपके लिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं बनाएगा, तब वो फायदा करेगा। अच्छा, हाँ सुनीता आंटी। साहिब जी, जैसे बादाम और अखरोट वगैरह, इनको भिगो के खाना ज्यादा अच्छा है या ऐसे ही खाना ज्यादा अच्छा है? जो है जिनका अपना अपना टेम्परेचर है, किसको जो है यंग लोगों को ज्यादा भिगो कर दीजिए, और आप जैसे एजेड हैं तो वो थोड़ा सा डायरेक्ट भी खाएंगे तो चलेगा, क्योंकि उसमें थोड़ी ऊर्जा, उष्णता ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है उसके अंदर। तो यंगस्टर लोग जो है कि जिनको ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए, उनको आप भिगो कर दे देंगे तो वो उसकी तासीर ठंडी होगी, बस। तो साहिब जी ऐसे भिगो के बोला था, उसका छिलका निकाल के खाने का, ऐसा बोला था। तो इज इट? ठीक है ना, आप छिलका, बादाम का छिलका निकाल के भी खाइए और खा भी लेंगे तो नुकसान नहीं। ओके 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 जी साहिब जी। हाँ कांति अंकल। हमारा साहब, कई लोगों को लैक्टोज का प्रॉब्लम होता है तो लोग आलमंड मिल्क पीते हैं, तो ये क्या सही है कि रियल दूध पीना चाहिए कि और 2% और 1% डाइट अपना फैट निकाल कर मिल्क पीते हैं? आप मिल्क ही छोड़ दीजिए ना, आपको डायरेक्ट लेना है तो ग्राउंडनट और साथ में ड्राई फ्रूट मिक्स करके पाउडर बना लो। थोड़ा होता है तो उसके अंदर कोकोनट भी मिक्स कर दो। अब वो पाउडर 2 चम्मच लेकर 1 गिलास गर्म पानी में डाल के पी लो, बेस्ट मिल्क हो गया और बेस्ट आपको ऑयल भी मिल गया, दोनों काम हो जाएगा। ये बाहर के मिल्क तो लाने में ही फायदा नहीं है। आजकल मिल्क जो है जिस प्रकार के आते हैं वो काफी नुकसान करने वाले। लेकिन अभी काफी चीजें जो आती हैं सारे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आती हैं और लिखते हैं, तो कैसे ये जीवन तो चलता ही रहता है,
और तो रहता है, लेकिन उस पर ज्यादा विश्वास रखने के बजाय आपके घर में आप क्यों नहीं बना सकते हो? लीजिए ना सब, इतना सा आपको ड्राई फ्रूट लेना है, उतने ही मूंगफली और उतना ही ग्राउंड कोकोनट लेकर के पाउडर बना करके जार भर के रख लो। बस सुबह एक गिलास गर्म पानी लिया, 2-3 चम्मच डाल दिया, आपने अच्छा मिल्क बन गया, पी लो। आपको न्यूट्रिशन मिलने से मतलब है ना, आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, प्रोटीन मैक्सिमम मिल रहा है, कैल्शियम अच्छा मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, तो बाहर का दूध लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि दूध इतने शुद्ध नहीं आ रहे। ख्याल है काफी तो जीवन सादा करते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो खाने की रुचि होती है वो थोड़ी कंट्रोल में लानी पड़ेगी, क्योंकि तो ही ये जीवन नहीं तो सारा जितना देखो मिक्सअप मिक्सअप मिक्सअप, सब बिजनेस के लिए करते हैं, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। बचना तो अपने कोई है ना, इसलिए क्या है कि ड्राई फ्रूट रॉ फॉर्म में है तो कोई मिक्सअप नहीं होगा, बस उसी का पाउडर बना करके यूज करना। जी, फ्रूट वेजिटेबल में भी ऐसे होता है कि फर्टिलाइजर वगैरह केमिकल्स इतने डालते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि अभी ऑर्गेनिक का नाम इतना चल बसा है सारे वर्ल्ड में, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, अब ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है वो भी पता नहीं लगता है, क्योंकि टेस्ट में फर्क नहीं पड़ता है कुछ। को बचना है तो क्या करेंगे, सुबह में थोड़े से वार्म वाटर में 2-4 चम्मच नमक सॉल्ट डाल करके भिगो के रख दीजिए, और अच्छी तरह से वॉश करके 12 बजे आप बनाइए, तो 4 घंटे 6 घंटे भिगो के रखने से उसके अंदर का जो केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है, वो आप उसको वॉश कर सकते हो। लेकिन अगर मिल्क के अंदर ही डाल दिया तो आप कैसे वॉश करो? तकलीफ ये है। वो लिखते हैं होमोजेनाइज्ड मिल्क वगैरह, तो बड़ी देखो बड़ी तकलीफ हो जाती है। जिसको बिजनेस करना है वो तो सब लिखेंगे। साहिब जी, तो ड्राई फ्रूट जैसे आपने बोला, तो वॉलनट चलेगा, फिर आलमंड उसका सबका पाउडर बनाना है, फिर मूंगफली और फिर कोकोनट पाउडर। जितना ग्राउंडनट जितना हाँ, आपने ड्राई फ्रूट लिया उसका डबल ग्राउंडनट लीजिए। ओके ओके, हाँ, और जो है जितना ड्राई फ्रूट लिया उतना ही कोकोनट मिक्स करिए, तीनों का बैलेंस बन जाएगा। ओके ओके जी अभी सर। यहाँ पर हल्दी भी देखो तो हल्दी भी प्योर नहीं मिलती है, उसमें हाँ, आटा मिक्स किया हुआ होता है। हल्दी मिलती है, आखी ला करके टुकड़े करके मिक्सर में घुमा दो, प्योर हो। आप पाउडर फॉर्म में लाइए ही मत, पाउडर ही नहीं लेना है, आखी ला करके घर में ही बना दो तो प्योर हो जाएगी। हाँ, तो हाँ, टुमारो सर जी कल 14 है ना सर जी, हाँ, तो कल क्लासेस रहेंगे कल? नहीं, ओके, सो टुमारो ऑल क्लासेस विल बी मांगलिक, तो संडे अभी हमारे वो जैना वालों की क्लास चलेगी, ओके 9 बजे तक। 9 बजे, हाँ, तो कल टुमारो जैना की क्लास रहेगी, जो अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में है उनके लिए कल क्लास रहेगी एट 9 इंडिया टाइम। बाकी गंधर्वाद की क्लास मांगलिक रहेगी टुमारो। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो योगिने संवृताय। हे सुपंच नमस्कारं सर्वपापप्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेशं परमं वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि। केवली पद्दत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्।
धर्म लाभ महाराज सर। कालवंदना साहेब जी, त्रिकाल वंदना। त्रिकाल वंदना साहिब जी। त्रिकाल वंदना, अथर्व वंदना में त्रिकाल वंदना। प्रणाम साहिब जी। प्रणाम सभी को। હવે